press the bell icon on the YouTube app and never miss. गुड इवनिंग, वेलकम टू होमियो विजन, इंडिया फर्स्ट लाइव पेशेंट कंसल्टेशन क्लिनिक। और आज मैं लाइव क्लिनिक ले रहा था, तब बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि सर एटेक्सिया के बारे में बताइए, एटेक्सिया की डेफिनेशन क्या है, एटेक्सिया के कॉजेस क्या है, एटेक्सिया का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि पेशेंट को एटेक्सिया है। तो जब मैं लाइव क्लिनिक ले रहा था तो इतनी डिटेल में बात नहीं हो पाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज का टॉपिक है एटेक्सिया, और मैं बताऊं बहुत लोगों को अगर आपको फायदा देना है तो मुझे थैंक यू ना बोल के लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। पहले खुद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन क्लिक करें, उसको बेल आइकन को प्रेस करें और लोगों तक ये अपना शेयर कर सकते हैं। तो मैं लाइपोमा के बारे में बहुत चीजें बता चुका हूं, आज मैं एटेक्सिया के बारे में बताऊंगा। तो एटेक्सिया एक गतिभंग की प्रॉब्लम होती है, हिंदी में गतिभंग बोलते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और एलोपैथिक में जितने भी न्यूरो फिजिशियंस हैं ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में, उन सभी का कहना है कि कोई परमानेंट क्योर नहीं है इसका कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, सिर्फ हम लोग सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो आज एटेक्सिया में रेयर केसेस है, मगर अभी बहुत लोगों को दिख रहा है क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है एटेक्सिया। तो एटेक्सिया में जो केसेस मेरे पास आए हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, इसे लेक ऑफ वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। एटेक्सिया की में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग वॉलंटरी मूवमेंट। जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारे वश में होते हैं, इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे वश में नहीं है। अगर मैं आपको कुछ फेंक के मारूंगा तो एकदम जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो इनवॉलंटरी होगा, मगर जो काम हम करते हैं, हाथ हिला रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो हमारी फिजिकल जनरल, ये सभी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। एटेक्सिया के केस में ये लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स की वजह से एटेक्सिया होता है। और जो एक पार्ट होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। तो the part of brain that coordinates, that control muscle coordination is called as cerebellum। और उस cerebellum में when this cerebellum fails in maintaining coordination, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, when cerebellum fails in maintaining कोऑर्डिनेशन, जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, मूवमेंट होता है, हम जो चलते हैं, उसमें एटेक्सिया होने के चांसेस होते हैं और ये सबसे मुख्य कारण है। एटेक्सिया इज ए न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम। एटेक्सिया में अफेक्ट स्पीच। देखिए आपके जो बोलचाल है, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि सर जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम नशे में हैं। तो ये स्लर्ड स्पीच की प्रॉब्लम होना, आई मूवमेंट की प्रॉब्लम होना, आंखें ऐसी होना, तो लोगों को लगता है पेशेंट नशे में। और इनएबिलिटी टू स्वेलो, निगलने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वॉलंटरी मसल्स स्लो हो जाते हैं, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, उसका काम स्लो हो जाता है। मेन और वुमेन दोनों में हो सकता है, मगर टीनेजर्स में सबसे ज्यादा होता है। 18 से बोल सकते हैं टीनेजर्स की एज में 30 इयर्स तक ये युवावस्था में बहुत ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि सेरिबेलम के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि सेरिबेलम एक ब्रेन का पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मेरे पास केसेस आए हुए हैं उसमें हमारे रिपोर्ट भी आई हुई है। और सेरिबेलम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अटेंशन, एक पेशेंट को अलर्टनेस की बात करें, अटेंशन की बात करें, तो सेरिबेलम का बहुत बड़ा रोल है। रेगुलेशन ऑफ फियर एंड प्लेजर, अगर आपको डर लगता है, आप खुशी महसूस कर पा रहे हैं, उसका मुख्य रोल जो निभाता है वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम हैज नो रोल इन इनिशिएटिंग ऑफ मूवमेंट। इसका रोल सेरिबेलम का मूवमेंट को इनिशिएट करने में नहीं होता, बट इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। मैंने बोला ना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। एंड एक्यूरेट टाइमिंग्स ऑफ द मूवमेंट, किस समय कैसा एक्शन करना है, अलर्टनेस का काम होता है सेरिबेलम का, और उसी का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती जिसमें एटेक्सिया की कंडीशन आ जाती है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, दोनों ही प्रॉब्लम आ जाती है और ये कॉम्बिनेशन की वजह से आती है। मैं अगर कारण बताऊं तो बहुत सारे कारण है। मैं टाइप्स की बात करूं तो 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है सेंसरी एटेक्सिया। सेंसरी एटेक्सिया मतलब आज मैक्सिमम जो केसेस मेरे पास आते हैं, लॉस ऑफ परसेप्शन अबाउट द बॉडी पार्ट्स और अनस्टेडी गेट, जिसमें लोकोमोटर एटेक्सिया भी आ जाता है। दूसरा टाइप जो उसका होता है सेरिबेलर एटेक्सिया, सबसे कॉमन टाइप है, और इसमें इनएबिलिटी टू कंट्रोल डिस्टेंस, पावर, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, अपनी स्पीड जो होती है, आर्म की स्पीड, चलना फिरना, लिखना, फाइन मोटर एक्टिविटीज, ये सभी कुछ सेरिबेलर एटेक्सिया में आ जाता है, जिसमें लिम्ब के मूवमेंट्स, चलना, बैठना, उठना, हाथों के मूवमेंट, ये सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ट्रेमलिंग टाइप की होने लगती है, हाथ कब कपाते हैं, चाय का कप पकड़ेगा, खाने का कुछ ग्लास में पानी पिएगा, खाएगा, तो ये सब स्लर्ड स्पीच भी सेरिबेलर एटेक्सिया के
अंतर्गत आ जाती है। और तीसरा जो होता है वेस्टिबुलर एटेक्सिया, जैसे कि नाम से ही आप समझ पाएंगे, वेस्टिबुलर एटेक्सिया में इंपेयरमेंट होती है इनर ईयर में, कॉजिंग वेस्टिबुलर एटेक्सिया। इसमें चक्कर आने के चांस, पेशेंट बोलता है मैं सर आंखें बंद करता हूं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और मैं अंधेरे में रहता हूं तो मुझे चक्कर आते हैं। ये वेस्टिबुलर एटेक्सिया का केस है। फेड्रिक एटेक्सिया भी इसी का पार्ट है। इसमें भी वेस्टिबुलर एटेक्सिया में भी स्वेलिंग की दिक्कत आने लगती है, पेशेंट को निगलने में दिक्कत होती है। एक केस आया हुआ है मेरे पास जिसमें पेशेंट बोल रहा है सर मुझे वेस्टिबुलर एटेक्सिया है, मैं जब सॉलिड निकलता हूं मुझे दिक्कत होती है, मुझे पानी पीना पड़ता है। तो इसका मतलब वेस्टिबुलर एटेक्सिया में फेड्रिक एटेक्सिया की दिक्कत है। पुअर फेशियल एक्सप्रेशन, मैं एक्सप्रेशन नहीं दे पाता हूं, पेशेंट बोलता है। और मूवमेंट जो फुट का होता है, आर्च ऑफ द फुट बिकम्स हाई, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं वेस्टिबुलर एटेक्सिया में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए अगर मुझे कॉजेस की बात करेंगे, सबसे कॉमन टाइप है टीनेजर्स में जो होता है। अगर मुझसे आप कॉजेस की बात करेंगे तो हेरिडिटी सबसे ऊपर आता है। 80 से 90% कॉजेस होते हैं एटेक्सिया में हेरिडिटी। सेकंड जो कारण पाया गया है बहुत सारे केसेस के माध्यम से, विटामिन B12 की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तीसरा कारण होता है ब्रेन ट्यूमर। चौथा कारण आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें सेरिब्रल पाल्सी या बोल सकते हैं कंजेनाइटल सेरिब्रल मालफंक्शन, कंजेनाइटल बाय बर्थ, माता पिता से जो बच्चों में आ जाता है। एब्यूज ऑफ अल्कोहल, ये भी एक कारण है। लीड इंजरी या मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से, या हेड इंजरी, किसी का कोई आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी के बाद भी ये चांसेस आते हैं एटेक्सिया के। अगर मैं बोलूं आप पहचानेंगे कैसे, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीटी स्कैन, एमआरआई, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आप करवा सकते हैं जो कि 100% कंफर्म करती है एटेक्सिया को, या ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, या आप जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं जिससे पता चलता है SCA1 है, 2 है, SCA12 है, कि ये फेड्रिक एटेक्सिया है, कि लोकोमोटर एटेक्सिया है, कि ये पार्किंसन डिजीज तो नहीं है। ये सभी चीजें जांचने के लिए आपको जेनेटिक टेस्ट कराने पड़ेंगे। हेरिडिटी एटेक्सिया के लिए भी फायदेमंद रहता है। और अगर मैं बोलूं पहचानेंगे कैसे, देखिए इसकी क्या क्या पहचान होती है। अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो आप घर बैठे पहचान सकते हैं, एक लेमन भी पहचान सकता है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा पेशेंट में, चाल की प्रॉब्लम आएगी, जिसको लड़खड़ाना बोलते हैं। पेशेंट लगेगा नशे में है, बोलने में दिक्कत आएगी, स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, लड़खड़ाएगा, ऐसा लगेगा नशे में है। डिफिकल्टी इन ईटिंग, निगलने में, खाना निगलने में। राइटिंग, वो लिखेगा जब ऐसे सिग्नेचर करने तक में प्रॉब्लम हो सकती है, और खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। ये सभी लक्षण एटेक्सिया के पेशेंट में होते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको क्या क्या तरीके हैं, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स इन केसेस ऑफ एटेक्सिया। देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स तो ये हैं कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप स्पीच थेरेपी ले सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, डाइट अच्छी ले सकते हैं। विटामिन B12 की डाइट अच्छी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये डाइट चार्ट भी हम आपको सजेस्ट करते हैं। साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। डिस्फेजिया की कंडीशन में सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं, खाना बिल्कुल सॉफ्ट देना पड़ता है पेशेंट को, लिक्विड डाइट ज्यादा देनी पड़ती है, या सॉफ्ट फूड मैश करके दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाइट रिक्वायर्स लेस च्यूइंग, जब हम सॉफ्टवेयर डाइट देंगे तो उसको चबाने में आसानी होगी, ईटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अवॉइड लंपी और वेरी ड्राई फूड, लंप समझते हैं आप, गठान टाइप का, या हार्ड फूड या ड्राई फूड, ऐसा फूड नहीं देंगे। आप उसको लिक्विड डाइट ज्यादा देंगे, ड्रिंक्स ज्यादा देंगे, अल्टरनेटिव लिक्विड देंगे, सॉलिड देंगे, सॉलिड देंगे, लिक्विड देंगे, पहले सॉलिड देंगे ऊपर से लिक्विड देंगे। ईच मील जो भी वो खाएगा उसको दिन में इंस्टॉलमेंट में खाना देंगे, ज्यादा एक बार में ज्यादा खाना नहीं खा पाएगा पेशेंट। पोस्चरल और एटमॉस्फेयर चेंजेस करेंगे, उसका थोड़ा हाव भाव चेंज करेंगे, उसका मूवमेंट चेंज करेंगे। देखिए मूवमेंट बहुत जरूरी है, बेड सोर की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर एक बार पेशेंट बेड पे आ गया बहुत लंबे समय तक बेड पे, तो बेड सोर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। प्रोग्नोसिस क्या है, देयर इज अ वेरिएशन इन लाइफ। अब मेरा एक पेशेंट पूछ रहा था सर इसकी क्या प्रोग्नोसिस है, इसकी लाइफ स्पेन कितनी रहती है। देयर इज ए वेरिएशन इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्ली डेथ इन कॉमन, बहुत लोगों में डेथ भी हो जाती है, रिस्की केस है। अगर मैं बोलूं रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखिए किस किस पेशेंट में ज्यादा, डायबिटीज वालों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, काइफोसिस के लिए, लिम्फोमा में, स्क्लेरोसिस में, रिकरिंग लंग इन्फेक्शन वाले पेशेंट में, और जिनका मूवमेंट प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं मूव कर पाते। अगर मैं होम्योपैथिक के अप्रोच की बात करूं, बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे मॉडर्न होम्योपैथिक में है। देखिए आप भी जानते हैं, इतने ज्यादा आप लोग जब रिसर्च कर रहे हैं देख रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मॉडर्न होम्योपैथी में मिले हैं, मगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे मेडिसिन देंगे तब। अगर आप कुछ भी मेडिसिन दे देंगे यूट्यूब से देख के या लेमन की तरह किताबें पढ़ के, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, आपके नजदीकी कोई भी MD डॉक्टर हो, क्वालिफाइड क्लासिकल एडवांस मॉडर्न होम्योपैथिक डॉक्टर हो या क्लासिकल होम्योपैथ, उनको दिखाएं। अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर +919893880001। अगर मैं कॉमन मेडिसिन की बात करूं जो चारों
मेडिसिन कॉमन है जो देते ही हैं हम अटेक्सिया के पेशेंट्स में, मगर डिपेंड करता है सिम्टम मैच होना चाहिए। पहली मैजिकल मेडिसिन होती है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। इसको मैं 6 पोटेंसी में ज्यादा देता हूं। पहले मैं देखता हूं कि एज क्या है और उसमें कितनी क्रॉनिसिटी है। तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम लो पोटेंसी में अच्छा काम करती है ओल्ड एज की मेडिसिन में। एलुमिना अच्छी मेडिसिन है। साथ में फास्फोरस देते हैं जब आई में कुछ ब्लड विजन होने लगे। और चौथी मेडिसिन जो हम लोग देते हैं बहुत ही अच्छी मेडिसिन जिंकम मेड। देखिए ये सब मेडिसिन डिपेंड करती है आपके लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज कॉन्कोमिटेंट। पूरा कैस्केडिंग लेने के बाद हम डिपेंड करेंगे कि एलुमिना देंगे, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम देंगे, कि इसमें क्या मेडिसिन सूट कर रही है। तो ये सभी फॉर्मूले, विटामिन डी प्लस आता है वैक्सीन का, वो भी देंगे, विटामिन ई भी देंगे। कुछ सिरप फॉर्म में मेडिसिन रहती है और कुछ मेरे कुछ खुद के फॉर्मूले हैं जो मैं 50 मिलीसीमेंस पोटेंसी में सजेस्ट करता हूँ। कुछ फॉर्मूले में मदर टिंचर फॉर्म में यूज करता हूं। तो ये देखिए डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बीमारी तो आपने बता दी, कॉजेस बता दिए, सब कुछ बता दिया, आपने दवाई नहीं बताई। देखिए दवाई मैं आपको जब बताऊंगा जब मुझे पूरा केस मिलेगा। वो हर केस अलग होता है होम्योपैथिक में। तो मैं लास्टली यही कहना चाहूंगा, अगर आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो लाइव क्लिनिक के माध्यम से, और अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें, पूरी डिटेल्स, पूरे लक्षण मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।